जॉन जे मर्फी 3 दशकों से तकनीकी विश्लेषण यानी टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग करते आ रहे हैं। वे पूर्व में मेरियल लिंच में फ्यूचर्स टेक्निकल रिसर्च के निदेशक तथा वरिष्ठ प्रबंधित खाता व्यापार सलाहकार रह चुके हैं। मिस्टर मर्फी 7 वर्षों तक CNBC टीवी के टेक्निकल एनालिस्ट रहे। वे 3 पुस्तकों के लेखक हैं, जिनमें टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द फ्यूचर मार्केट शामिल है, जो इस पुस्तक का पूर्व संस्करण है। उनकी दूसरी पुस्तक इंटर मार्केट टेक्निकल एनालिसिस ने विश्लेषण की एक नई शाखा को जन्म दिया। उनकी तीसरी पुस्तक द विजुअल इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड्स पर टेक्निकल कार्यों को लागू करती है। 1996 में मिस्टर मर्फी ने सॉफ्टवेयर डेवलपर ग्रेग मॉरिस के साथ मिलकर मर्फी मॉरिस इंक की स्थापना की, ताकि निवेशकों के लिए इंटरैक्टिव शैक्षिक उत्पादों और ऑनलाइन विश्लेषण का निर्माण किया जा सके। उनकी वेबसाइट कुछ इस प्रकार है www.murphymorris.com। वे न्यू जर्सी के ओराडेल में स्थित अपनी खुद की कंसल्टिंग फर्म JJM टेक्निकल एडवाइजर के प्रमुख भी हैं। थॉमस E. स्प्रे प्रिंसटन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट लिमिटेड में कैपिटल मार्केट एनालिस्ट हैं, जो न्यू जर्सी के प्रिंसटन में स्थित है। मिस्टर एस्प्रे 1970 के दशक से बाजारों में ट्रेडिंग कर रहे हैं। 1980 के शुरुआती दौर में उन्होंने जिन तकनीकों को विकसित किया, उनमें से कई आज अन्य प्रोफेशनल ट्रेडर्स द्वारा भी इस्तेमाल की जाती है। डेनिस C. हाइंस RW प्रेस्प्रिच एंड कंपनी इंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सह संस्थापक हैं। यह कंपनी न्यूयॉर्क शहर में स्थित एक फिक्स्ड इनकम ब्रोकर है। वे कंपनी के चीफ मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट भी हैं। मिस्टर हाइंस फ्यूचर्स और ऑप्शन ट्रेडर हैं तथा एक CTA भी है, यानी कमोडिटी ट्रेडिंग एडवाइजर भी हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन से फाइनेंस में MBA किया है। ग्रेग मॉरिस पिछले 20 वर्षों से निवेशकों और ट्रेडर्स के लिए ट्रेडिंग सिस्टम तथा इंडिकेटर्स विकसित कर रहे हैं, जिनका उपयोग प्रमुख टेक्निकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स में होता है। वे कैंडलस्टिक चार्टिंग पर 2 पुस्तकों के लेखक हैं। अगस्त 1996 में मिस्टर मॉरिस ने जॉन मर्फी के साथ मिलकर मर्फी मॉरिस इंक की स्थापना की। यह डलास स्थित कंपनी निवेशकों को शिक्षित करने के लिए समर्पित है। फ्रेड G. सूड्समैन CMT ब्रायरवुड कैपिटल मैनेजमेंट इंक के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। यह न्यूयॉर्क स्थित एक कमोडिटी ट्रेडिंग एडवाइजर कंपनी है। वे एमकोर यूरो करेंसी मैनेजमेंट कॉरपोरेशन में भी तकनीकी रिसर्च और ट्रेडिंग सिस्टम डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार है। यह एक रिस्क मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म है। मिस्टर सूड्समैन मार्केट टेक्नीशियंस एसोसिएशन के सदस्य हैं और वर्तमान में उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी सेवा दे रहे हैं। प्रस्तावना: जब 1986 में टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द फ्यूचर मार्केट प्रकाशित हुई थी, तो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह उद्योग पर इतना गहरा प्रभाव डालेगी। इस क्षेत्र के बहुत से लोगों ने इसे तकनीकी विश्लेषण की बाइबल कहा है। मार्केट टेक्नीशियंस एसोसिएशन अपने चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन CMT प्रोग्राम की परीक्षा के लिए इसे प्रमुख स्रोत के रूप में इस्तेमाल करता है। फेडरल रिजर्व ने भी अपने उन शोधों में इसका उल्लेख किया है जिनमें तकनीकी दृष्टिकोण के मूल की जांच की गई थी। इसके अलावा यह पुस्तक 8 विदेशी भाषाओं में अनुवादित हो चुकी है। मुझे यह भी नहीं पता था कि इस किताब की शेल्फ लाइफ इतनी लंबी होगी। प्रकाशन के 10 साल बाद भी यह उतनी ही प्रतियां बिक रही हैं जितनी शुरुआती 2-3 सालों में बिकी थी। हालांकि पिछले दशक में तकनीकी विश्लेषण के क्षेत्र में बहुत सा नया सामान जुड़ गया है, यह बात स्पष्ट हो गई थी। उसमें से कुछ मैंने खुद जोड़ा था। मेरी दूसरी किताब इंटर मार्केट टेक्निकल एनालिसिस वाइली 1991 ने तकनीकी विश्लेषण की एक नई शाखा को जन्म दिया, जिसका आज व्यापक रूप से उपयोग हो रहा है। जापानी कैंडलस्टिक चार्टिंग जैसी पुरानी तकनीकें और मार्केट प्रोफाइल जैसी नई तकनीकें तकनीकी विश्लेषण के परिदृश्य का हिस्सा बन गई है। स्पष्ट था कि तकनीकी विश्लेषण की पूरी तस्वीर पेश करने वाली किसी भी किताब में इस नए सामग्री को शामिल करना जरूरी है। मेरे काम का फोकस भी बदल गया था। 10 साल पहले मेरा मुख्य केंद्र फ्यूचर्स मार्केट था, लेकिन हाल के वर्षों में मेरा काम ज़्यादा स्टॉक मार्केट से जुड़ा रहा है। इसमें मैं अपने करियर के पूरे चक्कर में वापस आ गया, क्योंकि 30 साल पहले मैंने अपना करियर स्टॉक एनालिस्ट के रूप में शुरू किया था। CNBC टीवी के लिए 7 साल तक
तकनीकी विश्लेषक रहने का भी यही एक साइड इफेक्ट था। आम निवेशकों की गतिविधियों पर ध्यान देने से मेरी तीसरी किताब द विजुअल इन्वेस्टर वाइली 1996 में लिखी गई। उस किताब में मुख्य रूप से म्यूचुअल फंड्स के जरिए मार्केट सेक्टर्स के लिए तकनीकी टूल्स के उपयोग पर ध्यान दिया गया था, जो 1990 के दशक में बेहद लोकप्रिय हो गए थे। 10 साल पहले जिन तकनीकी इंडिकेटर्स के बारे में मैंने लिखा था, जो मुख्य रूप से फ्यूचर मार्केट में इस्तेमाल होते थे, उन्हें अब स्टॉक मार्केट के काम में शामिल कर लिया गया है। अब समय आ गया था कि दिखाया जाए कि यह काम कैसे हो रहा है। आखिरकार किसी भी क्षेत्र या अनुशासन की तरह लेखक भी विकसित होते हैं। 10 साल पहले जो बातें मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती थी, आज उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। जैसे जैसे मेरा काम सभी वित्तीय बाजारों में तकनीकी सिद्धांतों के व्यापक अनुप्रयोग की ओर बढ़ा, वैसे वैसे लगा कि उस पुरानी किताब के किसी भी संशोधित संस्करण में इस विकास को प्रतिबिंबित करना उचित होगा। मैंने मूल किताब की संरचना को यथासंभव बनाए रखने की कोशिश की है, इसलिए मूल अध्यायों में से अधिकांश अभी भी हैं, लेकिन उन्हें नई सामग्री के साथ संशोधित किया गया है और नए ग्राफिक से अपडेट किया गया है। चूंकि तकनीकी विश्लेषण के सिद्धांत सार्वभौमिक हैं, इसलिए सभी वित्तीय बाजारों को शामिल करने के लिए फोकस को व्यापक करना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। फिर भी मूल फोकस फ्यूचर पर था, इसलिए बहुत सारा स्टॉक मार्केट का सामान जोड़ा गया है। 3 नए अध्याय जोड़े गए। पॉइंट एंड फिंगर चार्टिंग पर पहले के 2 अध्याय 11 और 12 को मिलाकर एक कर दिया गया है। कैंडल स्टिक चार्टिंग पर नया अध्याय 12 डाला गया है। किताब के अंत में 2 और अध्याय जोड़े गए हैं। अध्याय 17 मेरे इंटर मार्केट विश्लेषण के काम का परिचय है। अध्याय 18 स्टॉक मार्केट इंडिकेटर से संबंधित है। पुराने परिशिष्टों को हटाकर नए परिशिष्ट जोड़े गए हैं। परिशिष्ट बी में मार्केट प्रोफाइल का परिचय है। बाकी परिशिष्ट कुछ उन्नत तकनीकी इंडिकेटर्स दिखाते हैं और तकनीकी ट्रेडिंग सिस्टम बनाने की प्रक्रिया समझाते हैं। इस संशोधन को मैंने कुछ हिचकिचाहट के साथ शुरू किया था। मुझे यकीन नहीं था कि जिस किताब को क्लासिक माना जाता है, उसे दोबारा लिखना अच्छा विचार है या नहीं। मुझे उम्मीद है कि मैं इसे और बेहतर बनाने में सफल रहा हूं। इस काम को मैंने एक अधिक अनुभवी और परिपक्व लेखक तथा विश्लेषक के नज़रिए से किया है। पूरी किताब में मैंने तकनीकी विश्लेषण के उस अनुशासन के प्रति अपना सदैव का सम्मान दिखाने की कोशिश की है और उन सभी प्रतिभाशाली विश्लेषकों के प्रति भी जो इसका अभ्यास करते हैं। उनके काम की सफलता और इस क्षेत्र के प्रति उनकी समर्पण भावना हमेशा मेरे लिए सांत्वना और प्रेरणा का स्रोत रही है। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि मैंने उनके और इस विषय के साथ न्याय किया हो। जॉन मर्फी। फिलॉसफी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। परिचय। टेक्निकल एनालिसिस की वास्तविक तकनीकों और औजारों का अध्ययन शुरू करने से पहले यह जरूरी है कि हम पहले यह स्पष्ट करें कि तकनीकी विश्लेषण यानी टेक्निकल एनालिसिस आखिर है क्या। इसकी आधारभूत दार्शनिक मान्यताएं क्या है। तकनीकी और मौलिक विश्लेषण यानी फंडामेंटल एनालिसिस के बीच स्पष्ट अंतर समझें और अंत में तकनीकी दृष्टिकोण के विरुद्ध अक्सर उठने वाली कुछ आलोचनाओं का जवाब दें। लेखक का दृढ़ मत है कि तकनीकी दृष्टिकोण की पूरी समझ तभी संभव है जब हम पहले या अच्छी तरह समझ लें कि तकनीकी विश्लेषण क्या करने का दावा करता है और उस दावे के पीछे का दर्शन या तर्क क्या है। सबसे पहले विषय को परिभाषित करते हैं। तकनीकी विश्लेषण यानी टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस बाजार की गतिविधि यानी मार्केट एक्शन का अध्ययन है, मुख्य रूप से चार्ट्स के माध्यम से भविष्य में कीमतों की दिशा की भविष्यवाणी करने के उद्देश्य से। बाजार की गतिविधि में तकनीशियन के पास उपलब्ध जानकारी के 3 मुख्य स्रोत शामिल हैं: प्राइस, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट का उपयोग केवल फ्यूचर्स और ऑप्शंस में होता है। अक्सर इस्तेमाल होने वाला शब्द प्राइस एक्शन थोड़ा संकीर्ण लगता है क्योंकि अधिकांश तकनीशियन वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट को भी अपने विश्लेषण का अभिन्न अंग मानते हैं। इसलिए आगे की चर्चा में प्राइस एक्शन और मार्केट एक्शन को एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल किया जाएगा। फिलॉसफी। तकनीकी दृष्टिकोण 3 मूलभूत मान्यताओं पर टिका है। पहला, बाजार की गतिविधि सब कुछ डिस्काउंट कर लेती है। दूसरा, कीमतें ट्रेंड में चलती हैं।
और तीसरा, इतिहास अपने आप को दोहराता है। पहला, बाजार की गतिविधि सब कुछ डिस्काउंट कर लेती है, यानी मार्केट एक्शन डिस्काउंट्स एवरीथिंग। यह कथन तकनीकी विश्लेषण की नींव का पत्थर है। अगर इस पहली मान्यता का पूरा महत्व न समझा जाए और इसे पूरी तरह स्वीकार न किया जाए तो आगे की कोई भी बात बहुत मायने नहीं रखती। तकनीशियन का मानना है कि कीमत को प्रभावित करने वाली कोई भी चीज, चाहे वह मौलिक हो, राजनीतिक हो, मनोवैज्ञानिक हो या कुछ और, उस बाजार की कीमत में पहले से ही प्रतिबिंबित हो चुकी होती है। इसलिए कीमत के अध्ययन से ही सारा काम चल जाता है। यह दावा शायद घमंडी लगे, लेकिन अगर इसके असली मतलब पर थोड़ा गहराई से सोचा जाए तो इससे असहमत होना मुश्किल है। तकनीशियन वास्तव में यही कर रहा है कि कीमत की गतिविधियां मांग और आपूर्ति में होने वाले बदलाव को दर्शाती है। अगर मांग आपूर्ति से ज्यादा है तो कीमत बढ़ेगी, अगर आपूर्ति मांग से ज्यादा है तो कीमत गिरेंगी। यही आधार तो सारी आर्थिक और मौलिक भविष्यवाणी का भी है। तकनीशियन इसी कथन को उल्टा करके कहता है, अगर कीमतें बढ़ रही हैं चाहे किसी भी वजह से, तो इसका मतलब है कि मांग आपूर्ति से ज्यादा है और मौलिक स्थिति तेजड़िया यानी बुलिश है। अगर कीमतें गिर रही हैं तो मौलिक स्थिति मंदड़िया यानी बेयरिश है। चार्टिस्ट आमतौर पर यह जानने में दिलचस्पी नहीं रखते कि कीमतें क्यों बढ़ रही या गिर रही है। खासकर किसी ट्रेंड के शुरुआती चरण में या महत्वपूर्ण मोड़ पर अक्सर किसी को ठीक ठीक नहीं पता होता कि बाजार ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। पहली नज़र में यह दावा बहुत सरल लग सकता है, लेकिन जितना अधिक बाजार का अनुभव होता जाता है, यह बात उतनी ही मजबूत और तर्कसंगत लगने लगती है कि बाजार सब कुछ डिस्काउंट कर लेता है। अगर कीमत को प्रभावित करने वाली हर चीज अंततः कीमत में ही दिखाई देती है, तो सिर्फ कीमत का अध्ययन ही काफी है। चार्ट और सहायक तकनीकी इंडिकेटर्स देखकर चार्टिस्ट बाजार से खुद ही पूछता है, अब आगे कहां जाना है। वह बाजार को आउट स्मार्ट या आउट गेम करने की कोशिश नहीं करता। बाद में चर्चा होने वाले सारे तकनीकी औजार सिर्फ बाजार की गतिविधि को समझने में मदद करते हैं। चार्टिस्ट जानता है कि कीमतों के ऊपर नीचे होने की वजहें होती है, बस उसे यह मानने की जरूरत नहीं कि उन वजहों को जानना भविष्यवाणी के लिए जरूरी है। दूसरा, कीमतें ट्रेंड में चलती है। प्राइसेस मूव्स इन अ ट्रेंड्स। ट्रेंड का कॉन्सेप्ट तकनीकी दृष्टिकोण के लिए बिल्कुल आवश्यक है। अगर यह मान्यता स्वीकार न की जाए कि बाजार वास्तव में ट्रेंड बनाते हैं, तो आगे पढ़ने का कोई मतलब नहीं। चार्ट बनाने का पूरा उद्देश्य यही है कि ट्रेंड को उसके शुरुआती चरण में ही पहचान लिया जाए और उसी दिशा में ट्रेंड किया जाए। इस दृष्टिकोण में इस्तेमाल होने वाली अधिकांश तकनीकें ट्रेंड फॉलोइंग होती है, यानी उनका मकसद मौजूदा ट्रेंड को पहचानना और उसके साथ चलना होता है। इस मान्यता का एक सहायक सिद्धांत भी है। गति में लगा ट्रेंड जारी रहने की संभावना उलटने से ज्यादा होती है। यह न्यूटन की गति के प्रथम नियम का अनुकूलन है। इसे दूसरे तरीके से कहा जाए तो ट्रेंड अपनी दिशा में तब तक चलता रहेगा जब तक कि वह उलट न जाए। पूरी ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति इसी पर आधारित है। मौजूदा ट्रेंड के साथ चलते रहो जब तक कि वह उलटने के संकेत न दे दे। तीसरा, इतिहास अपने आप को दोहराता है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तकनीकी विश्लेषण का बड़ा हिस्सा और बाजार की गतिविधि का अध्ययन वास्तव में मानव मनोविज्ञान का अध्ययन है। पिछले 100 सालों में पहचानों और वर्गीकृत किए गए चार्ट पैटर्न कीमत चार्ट पर कुछ खास आकृतियां बनाते हैं। ये आकृतियां बाजार की तेजड़िया या मंदड़िया मनोवृत्ति को दर्शाती है, यानी बुलिश या बेयरिश। चूंकि ये पैटर्न अतीत में अच्छी तरह काम करते रहे हैं, इसलिए यह माना जाता है कि भविष्य में भी ये काम करेंगे। ये मानव मनोविज्ञान के अध्ययन पर आधारित है और मानव मनोविज्ञान बहुत कम बदलता है। इस अंतिम मान्यता को दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भविष्य को समझने की कुंजी अतीत के अध्ययन में है या भविष्य अतीत का ही दोहराव है। तकनीकी विश्लेषण के फायदे और अनुप्रयोग। तकनीकी विश्लेषण की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह लगभग हर ट्रेडिंग माध्यम यानी स्टॉक, फ्यूचर्स, करेंसी, कमोडिटीज आदि
और हर समय सीमा यानी इंट्राडे से लेकर कई साल तक में पूरी तरह अनुकूलित हो जाते हैं। कोई भी ऐसा ट्रेडिंग क्षेत्र नहीं है जहां यह सिद्धांत लागू ना हो। चार्टिस्ट जितने चाहे उतने बाजारों को आसानी से फॉलो कर सकता है। मौलिक विश्लेषक के लिए यह आमतौर पर संभव नहीं होता। मौलिक विश्लेषकों को इतना ज़्यादा डेटा देखना पड़ता है कि वे ज़्यादातर किसी एक क्षेत्र में ही विशेषज्ञता रखते हैं। यह फायदा नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बाजार कभी बहुत सक्रिय रहते हैं, कभी सुस्त, कभी मजबूत ट्रेंड बनाते हैं, कभी बिल्कुल साइडवेज। तकनीकी ट्रेडर अपना ध्यान और पूंजी केवल उन बाजारों पर लगा सकता है जो इस समय मजबूत ट्रेंड दिखा रहे हैं और बाकी को छोड़ सकता है। इससे वह बाजारों के रोटेशन का फायदा उठा सकता है। अलग अलग समय पर अलग अलग बाजार या सेक्टर हॉट हो जाते हैं और बड़ी ट्रेंड बनाते हैं, उसके बाद शांत हो जाते हैं और दूसरा सेक्टर ले लेता है। तकनीकी ट्रेडर को चुनने की पूरी आज़ादी होती है, लेकिन मौलिक विश्लेषक यानी फंडामेंटल एनालिस्ट जो आमतौर पर केवल एक ही ग्रुप में स्पेशलाइज करता है, उसके पास यह लचीलापन नहीं होता। दूसरा बड़ा फायदा है बड़ी तस्वीर देख पाना। सभी बाजारों को फॉलो करने से तकनीकी ट्रेडर को यह समझ आ जाता है कि कुल मिलाकर बाजार क्या कर रहे हैं। वह टनल विजन से बच जाता है। साथ ही बहुत से बाजारों के बीच आर्थिक संबंध होते हैं, इसलिए एक बाजार की कीमत की गति दूसरे बाजार के भविष्य की दिशा के बारे में महत्वपूर्ण संकेत दे सकती है। अलग अलग ट्रेडिंग माध्यमों में तकनीकी विश्लेषण का उपयोग। चार्ट विश्लेषण के सिद्धांत स्टॉक और फ्यूचर्स दोनों पर लागू होते हैं। दरअसल तकनीकी विश्लेषण सबसे पहले स्टॉक मार्केट में ही इस्तेमाल हुआ था, बाद में फ्यूचर्स में अपनाया गया। स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स आने के बाद इन दोनों के बीच की दीवार लगभग खत्म हो गई है। दुनिया भर के स्टॉक मार्केट, जापानी मार्केट सहित भी तकनीकी सिद्धांतों से चार्ट किए और विश्लेषित किए जाते हैं। पिछले दशक में फाइनेंशियल फ्यूचर्स, ब्याज दरें, विदेशी मुद्राएं बेहद लोकप्रिय हुए हैं और ये चार्ट विश्लेषण के लिए शानदार विषय साबित हुए हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में भी तकनीकी सिद्धांत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हेजिंग के लिए भी तकनीकी पूर्वानुमान बहुत उपयोगी है। अलग अलग समय सीमाओं में तकनीकी विश्लेषण। चार्टिंग की एक और ताकत यह है कि यह हर समय सीमा में काम करता है, चाहे इंट्राडे टिक बाय टिक ट्रेडिंग हो या मध्यम अवधि का ट्रेंड ट्रेडिंग। लंबी अवधि का तकनीकी पूर्वानुमान भी बहुत उपयोगी होता है। कुछ लोग यह गलत धारणा रखते हैं कि चार्टिंग सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई साल पीछे के साप्ताहिक, मासिक चार्ट्स का उपयोग करके लंबी अवधि का पूर्वानुमान भी बहुत सटीक होता है। इस किताब में बताए गए सिद्धांतों को अच्छी तरह समझ लेने के बाद आप इन्हें जिस भी माध्यम और जिस भी समय सीमा में चाहे पूरी लचीलापन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्थिक पूर्वानुमान में तकनीकी विश्लेषण की भूमिका। कमोडिटी कीमतों की दिशा में हमें महंगाई की दिशा बताती है और अर्थव्यवस्था की मजबूती या कमजोरी का संकेत देती है। बढ़ती कमोडिटी कीमतें मजबूत अर्थव्यवस्था प्लस बढ़ती महंगाई का दबाव। गिरती कमोडिटी कीमतें सुस्त अर्थव्यवस्था प्लस महंगाई में कमी। ब्याज दरें भी कमोडिटी ट्रेंड से प्रभावित होती है, इसलिए सोना, तेल, ट्रेजरी बॉन्ड आदि के चार्ट अर्थव्यवस्था और महंगाई की उम्मीदों के बारे में बहुत कुछ बता देते हैं, और वह भी पारंपरिक आर्थिक आंकड़ों से बहुत पहले। फ्यूचर्स मार्केट्स वाकई भविष्य दिखाते हैं। S&P 500 तो आधिकारिक तौर पर लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर माना जाता है। तकनीशियन या चार्टिस्ट। तकनीकी विश्लेषण करने वालों को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। टेक्निकल एनालिस्ट, चार्टिस्ट, मार्केट एनालिस्ट, विजुअल एनालिस्ट आदि। पहले ये सब एक ही थे, लेकिन अब स्पेशलाइजेशन बढ़ने से फर्क करना जरूरी हो गया है। पारंपरिक चार्टिस्ट। चार्ट मुख्य औजार है, बाकी सब गौण। चार्ट पढ़ना काफी हद तक कला है और व्यक्ति की कुशलता पर निर्भर करता है। आर्ट ऑफ चार्टिंग। क्वांटिटेटिव तकनीशियन। वहीं सब्जेक्टिव सिद्धांतों को गणितीय रूप देते हैं, टेस्ट करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं और मैकेनिकल ट्रेडिंग सिस्टम बनाते हैं।
ये सिस्टम कंप्यूटर में डालकर अपने आप खरीद बिक्री के सिग्नल देते हैं। इनका मकसद मानवीय भावनाओं को पूरी तरह या ज़्यादातर हटाकर ट्रेडिंग को वैज्ञानिक बनाना है। याद रखें, सारे चार्टिस्ट टेक्नीशियन होते हैं, लेकिन सारे टेक्नीशियन चार्टिस्ट नहीं होते। स्टॉक और फ्यूचर्स में तकनीकी विश्लेषण की तुलना, समानताएं, बेसिक सिद्धांत और ज़्यादातर औजार जैसे बार चार्ट, पॉइंट एंड फिगर, पैटर्न, वॉल्यूम, ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज, ऑसिलेटर्स आदि दोनों में एक जैसे हैं। मुख्य अंतर, कीमत की संरचना। फ्यूचर्स में हर कमोडिटी की यूनिट और इंक्रीमेंट अलग अलग होते हैं। अनाज सेंट प्रति बुशेल, पशु सेंट प्रति पौंड, सोना डॉलर प्रति ऑन्स आदि। ट्रेडर को हर कॉन्ट्रैक्ट का पूरा विवरण पता होना चाहिए। सीमित जीवन काल। स्टॉक हमेशा रहते हैं, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट होती है। एक साथ कई महीनों के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते हैं। पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर नया चार्ट शुरू करना पड़ता है। यह लंबी अवधि के विश्लेषण को थोड़ा जटिल बनाता है। मार्जिन बहुत कम, आमतौर पर 10% से भी कम। इससे जबरदस्त लिवरेज मिलता है। छोटा सा प्राइस मूवमेंट भी बहुत बड़ा मुनाफा या नुकसान दे सकता है। 10% मूवमेंट आपके पूरे पैसे को दुगुना या साफ कर सकता है। इसलिए फ्यूचर्स में टाइमिंग स्टॉक की तुलना में कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण और कठिन होती है। समय सीमा बहुत छोटी। फ्यूचर्स ट्रेडर को अगले हफ्ते, कल या आज दोपहर तक ही की दिशा चाहिए। स्टॉक ट्रेडर 3-6 महीने की बात करते हैं। इसलिए फ्यूचर्स में बहुत शॉर्ट टर्म टाइमिंग टूल्स जैसे 4, 9, 18 दिन के मूविंग एवरेज ज़्यादा लोकप्रिय हैं। टाइमिंग ही सब कुछ है। फ्यूचर्स में दिशा सही होने पर भी अगर एंट्री का समय 1 दिन या कुछ मिनट गलत हुआ तो ट्रेड घाटे में जा सकता है। सही दिशा में होने पर भी नुकसान होना सबसे निराशाजनक अनुभव होता है। इसलिए फ्यूचर्स में सफलता के लिए तकनीकी ट्रेडिंग स्किल्स अनिवार्य है। बाजार औसत और इंडिकेटर्स पर कम निर्भरता। स्टॉक मार्केट के विश्लेषण में बहुत ज़्यादा जोर ब्रॉड मार्केट एवरेज पर होता है, जैसे डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज या S&P 500। साथ ही पूरी मार्केट की ताकत या कमजोरी नापने वाले इंडिकेटर्स जैसे NYSE, एडवांस डिक्लाइन लाइन, न्यू हाई, न्यू लो लिस्ट आदि का भी इस्तेमाल होता है। कमोडिटी मार्केट में भी CRB फ्यूचर्स प्राइस इंडेक्स जैसा कोई सूचकांक होता है, लेकिन वहाँ इसका इतना महत्व नहीं होता। कमोडिटी विश्लेषण में फोकस ज़्यादा व्यक्तिगत बाजार की गतिविधि पर रहता है। इसलिए ब्रॉड कमोडिटी ट्रेंड नापने वाले इंडिकेटर्स का इस्तेमाल बहुत कम होता है। वैसे भी सक्रिय कमोडिटी मार्केट सिर्फ 20-25 ही होते हैं, ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ती। विशिष्ट तकनीकी औजारों में अंतर। स्टॉक मार्केट में बने अधिकांश तकनीकी औजार फ्यूचर्स में भी काम करते हैं, लेकिन उपयोग का तरीका थोड़ा अलग होता है। उदाहरण के लिए, फ्यूचर्स में चार्ट पैटर्न अक्सर स्टॉक जितने साफ सुथरे और पूरे नहीं बन पाते। फ्यूचर्स ट्रेडर्स ज़्यादा छोटी अवधि के तेज और सटीक सिग्नल देने वाले इंडिकेटर्स पर निर्भर करते हैं। स्टॉक मार्केट में सेंटिमेंट इंडिकेटर्स जैसे ऑड लॉटर्स, म्यूचुअल फंड्स, फ्लो स्पेशलिस्ट का व्यवहार और फ्लो ऑफ फंड्स एनालिसिस, कितना कैश पड़ा है, का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। वहाँ यह माना जाता है कि ज़्यादातर लोग गलत होते हैं, इसलिए भीड़ के विपरीत चलो। फ्यूचर्स में तकनीकी विश्लेषण कहीं ज़्यादा शुद्ध कीमत आधारित होता है। कॉन्ट्रेरियन ओपिनियन थ्योरी का भी थोड़ा इस्तेमाल होता है, लेकिन मुख्य जोर पारंपरिक ट्रेंड एनालिसिस और क्लासिकल इंडिकेटर्स पर ही रहता है। तकनीकी दृष्टिकोण की कुछ आम आलोचनाएं। पहला, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी यानी खुद पूरी होने वाली भविष्यवाणी। लोग अक्सर कहते हैं चार्ट इसलिए काम करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग उन्हें देखते हैं, सब एक साथ खरीदते बेचते हैं, तो पैटर्न अपने आप पूरा हो जाता है। जवाब बहुत सरल है। ये दोनों बातें एक दूसरे से विरोधाभासी हैं, जिन्हें आलोचक एक साथ कहते हैं। चार्ट पैटर्न बहुत ऑब्वियस और ऑब्जेक्टिव है, इसलिए सब एक साथ एक्ट करते हैं। चार्ट पैटर्न पूरी तरह सब्जेक्टिव है, हर किसी की नज़र में अलग अलग दिखते हैं। दोनों एक साथ सही नहीं हो सकती।
वास्तव में चार्ट पढ़ना एक कला है। दो अनुभवी चार्टिस्ट भी अक्सर एक ही पैटर्न की अलग अलग व्याख्या करते हैं। सबका एक साथ एक ही तरीके से एक्ट करना लगभग असंभव है। कोई ब्रेकआउट से पहले खरीद लेगा, कोई ब्रेकआउट के बाद, कोई पुलबैक का इंतजार करेगा, कोई एग्रेसिव है, कोई कंजर्वेटिव, कोई स्टॉप से एंट्री लेता है, कोई लिमिट ऑर्डर रखता है, कोई लंबे ट्रेड के लिए है तो कोई डे ट्रेडर है। यहां तक कि अगर सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कभी समस्या बने भी तो वह अपने आप सुधर जाएगी। जैसे ही लोग देखेंगे कि सब एक साथ एक्ट करने से मार्केट डिस्टॉर्ट हो रही है, वे या तो पहले एक्ट करना शुरू कर देंगे या ज़्यादा कंफर्मेशन का इंतजार करेंगे। वास्तव में आजकल ज़्यादा चिंता की बात कंप्यूटराइज्ड ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम की है। बहुत बड़ी रकम वाले फंड्स एक ही तरह के सिस्टम यूज करते हैं। इससे शॉर्ट टर्म में कभी कभी कीमतें डिस्टॉर्ट हो सकती हैं, लेकिन बड़े ट्रेंड को ये सिस्टम पैदा नहीं करते, बल्कि बड़े ट्रेंड पहले से मौजूद होने पर ही ये उनमें शामिल होते हैं। दूसरा, अतीत से भविष्य की भविष्यवाणी कैसे की जा सकती है? आलोचक कहते हैं चार्ट तो सिर्फ बताते हैं कि मार्केट कहाँ था, कहाँ जा रहा है, यह नहीं बता सकते। यह सवाल हैरान करने वाला है, क्योंकि हर तरह का पूर्वानुमान, मौसम हो, अर्थशास्त्र श्रृंखला, मौलिक विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ अतीत के डेटा पर ही आधारित होता है। भविष्य का डेटा किसी के पास नहीं होता। सांख्यिकी में इसे इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, अतीत के अवलोकनों से भविष्य का अनुमान लगाना। चार्ट विश्लेषण भी ठीक यही करता है। तीसरा, रैंडम वॉक थ्योरी। यह शैक्षणिक थ्योरी कहती है कि कीमतों में बदलाव रैंडम होते हैं, पिछले और अगले मूवमेंट का कोई संबंध नहीं होता। इसलिए कोई भी तकनीक बाय एंड होल्ड से बेहतर नहीं कर सकती। व्यवहार में यह थ्योरी पूरी तरह खारिज हो जाती है। किसी भी चार्ट बुक को खोलकर देख लीजिए, ट्रेंड साफ साफ दिखते हैं। ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम के दशकों के लाभकारी रिकॉर्ड मौजूद हैं। कमोडिटी फ्यूचर्स में बाय एंड होल्ड चलेगा ही नहीं, क्योंकि वहां तो टाइमिंग ही सब कुछ है। अगर कीमतें सचमुच रैंडम होती तो बेयर मार्केट का अस्तित्व ही नहीं हो सकता था, क्योंकि बेयर मार्केट भी एक ट्रेंड ही है। रैंडम वॉक वाले यह नहीं समझा पाते कि अगर कीमतें सीरियसली इंडिपेंडेंट है तो सालों तक चलने वाले बुल और बियर मार्केट बार बार क्यों बनते हैं। एकेडमिक दुनिया अब खुद इस थ्योरी से पीछे हट रही है। अब बिहेवियरल फाइनेंस पढ़ाया जाता है, जिसमें माना जाता है कि मानव मनोविज्ञान और कीमतें एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। यह तकनीकी विश्लेषण की मूल मान्यता है। यूनिवर्सल प्रिंसिपल। 12 साल पहले जब इस किताब का पुराना संस्करण छापा था, तब ज़्यादातर तकनीकी टूल्स मुख्य रूप से फ्यूचर मार्केट में ही इस्तेमाल होते थे। पिछले दशक में यही सारे औजार स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, सेक्टर रोटेशन, इंडेक्स ऑप्शंस हर जगह व्यापक रूप से अपनाए जा चुके हैं। इस किताब में बताए गए सिद्धांत सभी वित्तीय बाजारों पर समान रूप से लागू होते हैं। बाद के अध्यायों में हम यह भी दिखाएंगे कि सेक्टर इन्वेस्टिंग में कौन से सेक्टर इस समय सबसे मजबूत हैं और उनमें कैसे निवेश करें।